आप सबका जो है पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह। आज हम लोग जो है फंडामेंटल राइट का यानी कि पांचवा जो राइट है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसकी आज हम लोग को बात करना है। यानी कि ये जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल यानी कि CULUTRAL कल्चरल एंड एजुकेशनल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, RIGSTS राइट्स, इसके विषय में हम लोग को पढ़ना है। और ये जो है अनुच्छेद 29 यानी कि 29 से 31 तक की बात की गई है। तो जिसमें आप लोग को पता है कि 31 के विषय में कि 31 जो है इसको डिलीट कर दिया गया है। तो खैर हम लोग जो है चलते हैं इस पर डिटेल से और उसके बाद हम लोग इस पर बात करते हैं। तो हम लोग जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के तहत यानी कि पहला इसमें जो अनुच्छेद है वो है 29। यह कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है, यानी कि हितों के संरक्षण की बात करता है। यानी कि यह कहता है कि भारत में जो अल्पसंख्यक है, यानी कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, ये लोग अल्पसंख्यक हैं। तो इनके हितों का कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे इनको सुरक्षा दी जाए, इसकी बात जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में बात करता है। तो यानी कि आर्टिकल जो है 29 में जब बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो इसमें देखिएगा कि कुछ खंड करके बताई गई है। जैसे आप देखेंगे कि अनुच्छेद 29 का खंड 1 यानी कि सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि हमारे देश में, भारत जो है देश में, इसके बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी नागरिक हैं, अगर उनकी विशेष भाषा है, उनकी विशेष लिपि है या उनकी संस्कृति है, तो उसे बनाए रखने का अधिकार है। वो अपनी भाषा को भी बोल सकते हैं, वो अपनी लिपि को भी लिख सकते हैं, अपनी संस्कृति को भी अपना सकते हैं। जैसे देखिएगा कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, जो भी उनका जो है क्या है कि अगर उनकी भाषा है, उनकी लिपि है, उनकी संस्कृति है, तो वो अपने बनाए रखेंगे, इसमें कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि अनुच्छेद 29 सब क्लॉज यह कहता है कि भारत में, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र कहिए या भारत में कहिए, रहने वाले या भारत में नागरिक, ऐसे भी आप कह सकते हैं। नागरिक का मतलब जितने लोग रहते हैं, अगर भारत में नागरिक, भारत के नागरिक कर दीजिए, भारत के नागरिक अगर ये अल्पसंख्यक है, इनकी विशेष जो है कोई भाषा हो या इनकी भाषा के साथ साथ इनकी लिपि हो या संस्कृति हो, संस्कृति
संस्कृति, भारत के नागरिक अगर विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो तो वो उसे यानी कि अपने बनाए रखने का अधिकार होगा। तो इसको क्या होगा कि इसको बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यक जो है उनका कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी हित जो है उसका जो है हम लोग उसको संरक्षित रखेंगे। और उसी में सब क्लॉज 1 में कहता है कि भारत के नागरिक अगर वो अल्पसंख्यक हैं, उनकी विशेष भाषा है, उनकी लिपि है, उनकी संस्कृति है, तो इसको वो लोग बनाए रख सकते हैं, इसमें कोई जो है रुकावट नहीं डाली जाएगी। ये जो है 29 सब क्लॉज 1 कहता है। अब जो है देखिएगा कि इसमें एक और सब क्लॉज है, अनुच्छेद 29 सब क्लॉज 2। ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर उसको वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि यह कहता है अनुच्छेद 2 कि राज्य यानी कि राज्य द्वारा पोषित यानी कि सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी शैक्षणिक संस्थान जो है उसमें कोई भी अगर नामांकन कराना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर उसको वंचित नहीं किया जाएगा, वह ले सकता है, एडमिशन ले सकता है। यानी कि 29 ये कहता है कि राज्य द्वारा पोषित का मतलब होता है कि राजा जो सरकारी जो यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, जो भी शैक्षिक संस्थान है उसको जो है राज्य द्वारा पोषित कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट का जो सरकारी होता है। तो राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी जो है शैक्षिक जो संस्थान है उसमें किसी भी नागरिक को किसी भी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि संस्थान में प्रवेश से, संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को, किसी भी नागरिक को, देखिए यहां पर टर्मिनोलॉजी है नागरिक का, नागरिक को जो है केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर जो है वंचित नहीं किया जाएगा, के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यह जो है अनुच्छेद 29 का खंड 2 कहता है कि जो भी गवर्नमेंट या राज्य के द्वारा संचालित जो एजुकेशनल जो संस्थान है, शैक्षिक संस्थान है, उसमें प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर उसको रोका नहीं जा सकता है। यह जो है 29 कहता है। अब जो है इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा कि यहाँ नागरिक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग हुआ है, यानी कि अनुच्छेद 29 के तहत जो अधिकार दिया गया है वह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। यानी कि अनुच्छेद 29 के तहत जो है जो भी अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए वह जो है यानी कि केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे देख लेते हैं कि इसमें जो है क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे नागरिक का, तो
यहाँ पर जो है टर्मिनोलॉजी नागरिक का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये जो अनुच्छेद 29 है वह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यानी कि 29 के तहत जो अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 29 के तहत जो अधिकार दिया गया अल्पसंख्यक वर्गों का, वह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि विदेश से कोई आएगा और ये कर ले, नहीं, भारत नागरिक को किसी भी यूनिवर्सिटी कहीं भी जाकर पढ़ सकता है। अब देखिएगा कि अनुच्छेद 29 सब क्लॉज 1 की जो हम लोग बात किए थे, तो उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था कि भारत के अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है कि अनुच्छेद 29 सब क्लॉज 2 के तहत केवल धर्म, मूलवंश या जाति, भाषा के आधार पर संचालित या राज्य की आर्थिक सहायता से संचालित जो शैक्षणिक संस्थान है, उसमें प्रवेश से किसी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा। 29(2) ये कहता है। यानी कि एकदम मोटा मोटी ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 29 जो कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की जो बात किया है, तो इसमें ये कहा है कि देखिए इसमें भारतीय नागरिकों को जितनी भी अधिकार दी गई है, ये सारे भारतीय नागरिकों को देने की बात की गई है। यानी कि ये जो है वहीं पर 29 सब क्लॉज 2 भी ये कहता है कि देखिए धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर आप जो है किसी को किसी शैक्षणिक संस्थान में जो सरकार के द्वारा संचालित हो, उसमें उसको एडमिशन लेने से, नामांकन लेने से, पढ़ने से, कार्य करने से आप वंचित नहीं कर सकते। ये जो है आपको अनुच्छेद 29 कहता है। अब जो है हम लोग अनुच्छेद 30 की बात कर लेते हैं कि 30 में क्या कहता है। तो हम लोग जो है यानी कि अल्पसंख्यक की बात किए, अब आते हैं अनुच्छेद 30 पर। तो 30 जो है क्या कहता है, तब देखिए अनुच्छेद 30 यह कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये कहता है। यानी कि कहता है कि शिक्षण संस्थाओं यहां पर आपने देख लिया कि स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 30 ये कहता है। तो क्या कहता है इसमें? तो इसमें भी आप देखिएगा कि कुछ खंड जोड़ा गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि अनुच्छेद 30 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है? यह कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यानी कि आप जिस धर्म से हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, तो आपको जो मन में आए अपने रुचि से आप जो है अपनी शिक्षण संस्थान की स्थापना भी कर सकते हैं और उस पर आप प्रशासन भी कर सकते हैं। यानी कि यह कहता है कि धर्म या भाषा, यहाँ पर आपने देख लिया कि धर्म और भाषा की बात करता है, तो धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, वर्गों को, यानी कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की
शिक्षण संस्थानों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, और प्रशासन का अधिकार होगा। यह बात जो है कहता है 29 का यानी कि खंड 30 का खंड 1 कहता है, यानी कि अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। वहीं पर जो है 30 सब क्लॉज 1 कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी कि आप अगर अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो आप अपने पसंद का, अपने मनपसंद का आप अपनी शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, उस पर आप अपना प्रशासन भी कर सकते हैं कि कैसे क्लास चलेगा, कैसे एग्जाम होगा, एग्जाम लेने में कैसा जो है अपनाया जाएगा नीति, फिर जो है उसको सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा। यही हुआ प्रशासन, यानी कितने टीचर रहेंगे, कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे, कब से कब स्कूल आपका चलेगा, और उसका एग्जाम लेने का मॉडल क्या होगा, उसमें सिलेबस क्या होगा, यही तो प्रशासन है। तो ये जो है यानी कि आप शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग के हैं तो खोलिए और अपना प्रशासन के जैसे मन है उसको चलाइए। वहीं पर जो है आप देखेंगे कि अनुच्छेद 30 सब क्लॉज 2 का भी एक बात आता है। अनुच्छेद 30 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि देखिए शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में सरकार जो है किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। यानी कि एकदम क्लियर आप समझ लीजिए कि अगर अनुच्छेद 30 सब क्लॉज 1 के तहत अगर कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अगर वह अपने रुचि के अनुसार अगर कोई शिक्षण संस्थान खोलता है तो वह उस पर प्रशासन भी कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 32 कहता है कि ऐसा अगर शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा खोला गया अपनी रुचि के अनुसार तो राज्य सरकार हो या राज्य हो या भारत की सरकार हो अगर उस पर जो है अगर कुछ और अन्य चीज भी करना चाहता है जैसे अनुदान ये सब देना चाहता है तो देगा, उसके विरुद्ध यानी कि अल्पसंख्यक का है इसके विरुद्ध वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि माने उसके धर्म भाषा के आधार पर अगर भेदभाव किया जाएगा तो इसको रोकने का काम कौन करता है? अनुच्छेद 32 का खंड 2 करता है कि शिक्षण संस्थाओं जो खोला गया है अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा अपनी रुचि के तहत अपने भाषा अपने धर्म के आधार पर, तो उसको जो है यानी कि किसी तरह जो है अनुच्छेद 30 सब क्लॉज 2 के तहत यह राज्य को निर्देश है संविधान के द्वारा कि आप भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि आप इसको आप देख सकते हैं कि ये इनके द्वारा अनुच्छेद 30 सब क्लॉज 1 के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा जो अपनी रुचि के अनुसार अगर कोई स्कूल कॉलेज कुछ भी खोल रहे हैं तो वो खोल सकते हैं, उसका वो प्रशासन भी कर सकते हैं। और अनुच्छेद 30 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि इस पर किसी तरह का सरकार जो है भेदभाव नहीं करेगी कि वो जो है अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। अब जो है हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें 30 के बाद एक अनुच्छेद 31 की बात की गई है। तो 31 जो है आप सभी को पता होगा कि हम लोग पहले ही एक जो क्लास लिए थे और आप देखेंगे कि उसमें कहा गया है कि 31 में संपत्ति के अधिकार की बात की गई है। यानी कि अनुच्छेद जो कि डिलीट कर दिया गया इसको, अनुच्छेद 31 इसमें कहा गया संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। अर्जन का मतलब होता है प्राप्त करना, कमाना या संपत्ति को बढ़ाना, ये हुआ।
तो ये जो आर्टिकल था ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि 44वां संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन जो 1978 की धारा 6 के तहत इसको क्या किया गया, निर्सित कर दिया गया। निर्सित यानी कि इसको हटा दिया गया यहां से, और इसको जो है अनुच्छेद 300 सब क्लॉज ए में इसको जो है क्या किया गया, इसको संपत्ति का जो अर्जन है इसको कानूनी रूप से यानी कि कानूनी रूप से जो है माना गया। यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है जो अनुच्छेद 31 में था, यह संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, इसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 की धारा 6 के तहत इसको डिलीट कर दी गई, यानी कि यहाँ से हटा दी गई। और इस अनुच्छेद को जो है अनुच्छेद 300 ए के तहत सामान्य कानूनी अधिकार यानी कि सामान्य कानूनी अधिकार के तहत रखा गया, यानी कानूनी रूप से इसको मान लिया गया। यानी कि हम लोग जो है आज जो है एक क्लास खत्म किए। अब हम लोगों को अगले क्लास में जो है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये करना होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तब तक के लिए आप लोग जो है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।